गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंसेज विद अदर सब्जेक्ट्स ऑफ स्कूल करिकुलम। सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल करिकुलम में यूजुअली कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो आपको पता ही है, ये सोशल स्टडीज़ जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कवर होते हैं। साइंसेज जिसमें नेचुरल साइंसेस कवर होते हैं, फिज़िकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस। लैंग्वेजेस में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। मैथमेटिक्स, आईटी, फाइन आर्ट्स या ड्राइंग, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन। और कई जगहों पे एक और सब्जेक्ट है जिसको सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW कहते हैं। कई जगहों पे ये NSS, इको क्लब और इस तरह की एक्टिविटीज़ के रूप में वो हमें दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोशल साइंसेस का हिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है। आपको पता ही है कि जो हिस्ट्री है वो सारे सोशल साइंसेस को एक पर्सपेक्टिव देता है। किसी भी चीज़ को हम यदि क्रोनोलॉजिकल स्केल पर समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन हुआ देखते हैं तो उसी पर्सपेक्टिव को हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो एक तो हिस्ट्री सोशल साइंसेस का, सोशल स्टडीज़ का की कंटेंट प्रोवाइडर है। जो बहुत मेजर चंक है सोशल स्टडीज़ का वो हिस्ट्री से आता है। उसके अलावा जो अन्य विषय हैं उसके भी जो टॉपिक को हम जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वहाँ भी हिस्टोरिकल अप्रोच हमारे काम आता है। जनरली करिकुलम दो तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, टाइम के हिसाब से जिसमें हम एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न देखते हैं, या एक ही थीम में क्या परिवर्तन हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे विमेंस एजुकेशन या जो किसानों का आंदोलन है या जो आदिवासियों का आंदोलन है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे चेंज हुआ है। तो हम महसूस करते हैं कि हिस्ट्री के करिकुलम को हम समय के आधार पर या थीम के आधार पर बांट सकते हैं। ज्योग्राफी जो है वो हिस्ट्री से डिफरेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ हमारा हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी, टाइम पे फोकस है, ज्योग्राफी में कोरोलॉजी अर्थात स्पेस पे फोकस है। गिवन स्पेस में लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली प्लेस डिटरमाइंस एवरीथिंग। इंसान की ज़िंदगी, समाजों की ज़िंदगी, राष्ट्रों की ज़िंदगी, वो कहाँ लोकेटेड है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ज्योग्राफी का जो करिकुलम है वो सोशल साइंसेज में हमें दिखता है। रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं, लोगों के बारे में, उनके जो भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। यही सोशल साइंस का कोर जो है वो दिखता है। ज्योग्राफी की समझ हमको अन्य विषयों को भी समझने में मदद देती है, चाहे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हों। इवन हिंदी लिटरेचर में कई बार ज्योग्राफिकल टर्म्स या प्लेसेस की डिस्क्रिप्शन होती है, तो आप ये भी महसूस करते हैं कि जो ज्योग्राफिकल कंटेंट है, ज्योग्राफिकल मेथोडोलॉजी है, वो अन्य सोशल साइंसेज और दूसरे साइंसेस को भी समझने में हमारी मदद करता है। सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स आपको पता ही है कि जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग, इसका जो अध्ययन है वो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं। और ये भी सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइडर है। स्कूल करिकुलम में जो यूजुअली हम डिस्कस करते हैं वो इकोनॉमी के कौन से सेक्टर हैं, अलग अलग जो समुदाय हैं उनका आर्थिक जीवन, खास करके जो पशुचारक हैं या जो जंगलों में रहते हैं उनकी जो आर्थिक गतिविधियां क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मानव रिसोर्सेज, जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। और जो आज की आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी को लेकर के, जनसंख्या के अधिकता को लेकर के, या खाद्य सुरक्षा को लेकर के, वो भी हम इकोनॉमिक्स के करिकुलम में देखते हैं, जो सोशल साइंसेस को एनरिच करती है। साथ ही जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के टर्म हैं, जो कंटेंट हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें भी हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स और कंस्ट्रक्ट्स को अक्सर देखते हैं। सोशल साइंसेस का पॉलिटिकल साइंस से भी लिंक्ड है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली शासन का जो तंत्र है, जो राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण है, जो राजनीतिक चिंतन है, जो संविधान है, जो राजनीतिक व्यवहार है, इन सब का जो अध्ययन है वही पॉलिटिकल साइंस है। तो पहले जो सोशल स्टडीज़ का पार्ट सिविक्स होता था वो पॉलिटिकल साइंस से लेते थे, लेकिन अब हम सिविक्स वर्ड यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं और हम इसमें डेमोक्रेसी के बारे में, संविधान के बारे में, चुनाव से संबंधित राजनीति के बारे में, जो संघवाद है हमारी देश की जो बहुलता है
और जो पार्लियामेंट, पंचायत जैसी संस्थाएं हैं, उसके बारे में हम जो पढ़ते हैं वो पॉलिटिकल साइंस से ही लिया गया है। भाषा और सामाजिक विज्ञानों का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि भाषा के स्किल के द्वारा ही हम सोशल साइंसेस को समझते हैं, और जो हमने समझा है उसको प्रेजेंट भी हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के साथ एक लिटरेचर का जो कंटेंट है वो आ, भी हमको सोशल साइंसेस को समझने में बहुत मदद करता है। जो कविताएं हैं, नाटक है, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, महाकाव्य हैं, यात्रा वृतांत हैं, जीवनियां हैं, जो वैसे तो लिटरेचर का पार्ट है, लेकिन यदि हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जिस वक्त में वो चीज़ें लिखी गई हैं, कंपोज की गई हैं, उस वक्त का इतिहास, उस वक्त की संस्कृति, उस वक्त का समाज, वो सब उसमें प्रतिबिंबित होता है। तो लिटरेचर एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस के रूप में भी खास करके हिस्ट्री में देखा गया है। संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं, फारसी के जो टेक्स्ट हैं, अरबिक के जो टेक्स्ट हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज के रूप में भी हमें समझ में आता है। जैसा कि हमारे राष्ट्र कवि टैगोर ने लिखा था कि लिटरेचर पेंट्स व्हाट लैंग्वेज डिपिक्ट्स। तो लैंग्वेज में तो भाषा का अंश है, लेकिन जो साहित्य का अंश है वो एक तरह से पेंटिंग जैसी चित्रकृति के समान है, जिसमें कि हमें एक समाज के जितने भी आपसी संबंध हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो हमें दिखाई पड़ती है। तो हम देखते हैं कि सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस का भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जहाँ एक तरफ तो लैंग्वेजेस हमको समझने में मदद करती है, दूसरी तरफ सोशल साइंसेस को और इंटरेस्टिंग बनाती है, उसको और एनरिच करती है अपने कंटेंट के द्वारा। सोशल साइंसेज और जनरल साइंसेज का भी बहुत रिश्ता है, खासकर दी ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं आप समझ ही नहीं सकते यदि आपको साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल ओजोन होल, ओजोन परत में जो छेद है उसको समझने के लिए थोड़ी केमिस्ट्री की समझ ज़रूरी है। इंसुलेशन, सूर्यातप, सूर्य से जो ऊर्जा धरती पे आती है, उसके लिए थोड़ी वेव थियरी की समझ ज़रूरी है। जो हम जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ते हैं, तो जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके लिए भी साइंस की एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड चेन, फूड वेब, इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर बायोलॉजी का जो बेसिक नॉलेज है इकोसिस्टम को लेकर के, इकोलॉजी को लेकर के, वो जानना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि सोशल साइंसेस को समझने में जनरल साइंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि यदि सेंस ऑफ सोसाइटी नहीं है तो साइंस को डेवलप करने के लिए कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, वो हम चूक जाते हैं, और जो विज्ञान का विकास है वो गलत रास्तों पे होना शुरू हो जाता है। तो साइंस को वैल्यूज़ भी जो सोशल साइंसेस की तरफ से मिलती हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है साइंसेस का सोशल साइंसेस में, वो है एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, प्रमाणों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना, सब्जेक्टिव अप्रोच न लेकर के एक ऑब्जेक्टिव, रिलायबल और वैलिड अप्रोच लेना, ये सोशल साइंसेस से ही आया है। और सोशल्स में जो साइंस लगा हुआ है उसका भी लॉजिक यही था कि इसका अध्ययन हम बिना किसी बायस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के करें। तो साइंसेस तो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सोशल साइंसेस में आई है वो है साइंटिफिक टेम्पर। सोशल साइंसेस का मैथ से भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि नंबर्स जो है वो हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, न्यूमेरिकल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ज्योग्राफी में आता है कि भाई कपास का उत्पादन इतना है, या प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इतनी है। अब हेक्टेयर क्या है, एकड़ क्या है, टन क्या है, क्विंटल क्या है, किलो क्या है, ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हैं। यदि हम ये नहीं समझते हैं तो सोशल साइंसेस को हम नहीं समझ पाएंगे। अभी परसों में एक जो किसी ने शेयर किया था पाकिस्तान टेलीविज़न का, जिसमें वो कह रहे थे कि वहाँ मौसम के समाचार में बताया गया कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड था और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब आपको पता है कि ये अधिकतम और न्यूनतम जब माइनस में आता है तो उसकी डायनामिक्स कुछ और हो जाती है।
और जो -4 -1 की तुलना में ज़्यादा है या कम है, ये जो सेंस है वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग से ही हमारे बीच आती है। ख़ासकर 4 तरीके की न्यूमेरिकल लिटरेसी ज़रूरी है सोशल साइंस को समझने के लिए। एक तो जैसा मैंने उदाहरण में ऑलरेडी कहा कि जो रॉ न्यूमेरिक डेटा है, एकड़ है, 50 है, 500 है, 5 लाख है, 5 मिलियन है, बिलियन है, ये जो शब्द आते हैं उसकी समझ डेवलप होनी ज़रूरी है। जो परसेंटेजेस यूज़ करते हैं, जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि भाई बेल्जियम में इतने प्रतिशत लोग जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और इतने प्रतिशत लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ये जो 10th की आप हिस्ट्री में आप सिविक्स में पढ़ेंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट। तो अब ये परसेंटेजेस होती क्या है, ये भी हमें मैथ से समझ में आती है। एवरेजेस क्या है, जो ग्राफ दिए हुए हैं सोशल साइंसेज में, जैसे जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ है या लैंड यूज़ का जो एक पाई ग्राफ है, उसको समझना और उस पर प्रश्न उठाना या उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना, इसके लिए भी मैथमेटिकल नॉलेज की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके साथ ही सोशल साइंसेस का ड्राइंग और फाइन आर्ट से भी लिंक हमको समझ में आता है। थ्योरेटिकल लेवल पे देखें तो फाइन आर्ट से का जो थ्योरेटिकल यदि हम एस्पेक्ट समझते हैं तो उससे हिस्ट्री और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को समझना ईजी हो जाता है। जैसे जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिली है भीमबेटका की गुफाओं में, या बाद में गुप्त पीरियड की पेंटिंग अजंता और एलोरा की गुफाओं में मिलती हैं, तो उससे हमको उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है वो सोशल साइंसेस को समझने में मदद देता है। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है फाइन आर्ट्स में, क्योंकि सोशल साइंसेस के करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम मैप्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं। वो जो जानकारी है वो भी हमें ड्राइंग से समझ में आती है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर में आप सोशल साइंसेज में आप जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे पोस्टर कंपटीशन होता है, वहाँ ड्राइंग की आवश्यकता है। आप जो मैप्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, उसके लिए भी बेसिक ड्राइंग एबिलिटीज़ की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ सोशल साइंसेज की नॉलेज भी आर्ट, हिस्ट्री और टेक्निक को समझने में मदद करती है। तो हम देख रहे हैं सोशल साइंसेज भी फाइन आर्ट्स को हेल्प कर रहा है, फाइन आर्ट्स भी सोशल साइंसेज को हेल्प कर रहा है। कुछ अन्य जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं जैसे स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन, तो जो सोशल वैल्यूज़, टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन की हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं सोशल साइंसेज में, उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे लाने का और उसको सीखने समझने का जो मौका है वो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के थ्रू मिलता है। साथ में आईटी स्किल्स बहुत सारे स्कूल के करिकुलम का हिस्सा है, उससे हमको सोशल साइंसेज पे जो वेब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको एक्सेस करने में सुविधा होती है। और जो सोशल साइंसेज के प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें फिर हम आईटी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जो NSS, इको क्लब, इस तरह की गतिविधियों में हमें दिखाई देती है, वो भी मुझे लगता है कि वो भी सोशल साइंसेस का जो एक्शनेबल एस्पेक्ट है वो उसमें दिखाई पड़ता है। तो जो स्किल्स और वैल्यूज़ जिसकी चर्चा हम सोशल साइंसेस के थ्योरेटिकल पार्ट में करते हैं, इन एक्टिविटी में उनको प्रैक्टिकल लेवल पे लाने में मदद मिलती है। तो हमने ये देखा कि कुछ विषय तो ऐसे हैं जो सोशल साइंसेस को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। लैंग्वेजेस जो हैं, ख़ास करके साइंस है, मैथ्स है, उससे सोशल साइंसेस की अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती है, उससे सोशल साइंसेस को सप्लीमेंट किया जाता है, सोशल साइंसेस को कंटेक्चुअलाइज किया जाता है और उसको एनरिच किया जाता है। साथ ही कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सोशल साइंस का जो उद्देश्य है, जिस तरह के मूल्यों का विकास सोशल साइंसेस का उद्देश्य है, उन मूल्यों को वास्तविकता में सीखने का मौका देती है, जैसे साइंस और स्पोर्ट्स। साथ ही ये जितने भी विषय स्कूल करिकुलम में हैं, अल्टीमेटली उनका उद्देश्य एक सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप करना है और एक ऐसी सिटीजनशिप डेवलप करनी है जिनमें सोशल वैल्यूज़ हों। तो हम ये देख रहे हैं कि सोशल साइंसेस बाकी विषयों से लाभान्वित हो रहे हैं और जो अन्य विषय हैं वो सोशल साइंसेस से भी कुछ न कुछ सीख रहे हैं। अगली क्लास में हम जो करिकुलम है सोशल साइंसेस का वो क्या है और उसको बनाने के सिद्धांत क्या है वो डिस्कस करेंगे।